अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 301 का थीम 3 स्टडी करेंगे और इस थीम में हम ऑर्गेनाइजेशन और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को सिंपल वे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लो। मार्केटिंग का सिंपल मतलब है कस्टमर्स को ऐसी चीज देना जो उनकी नीड पूरी करे और साथ ही ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी मिले। लेकिन मार्केटिंग अकेली काम नहीं करती। इसके अराउंड एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें डिफरेंट एक्टर्स, फैक्टर्स और फोर्सेस होते हैं। ये सब चीजें मार्केटिंग को कभी हेल्प करती हैं और कभी चैलेंज देती हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनवायरनमेंट अपनी जगह होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को उसके मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मौसम चेंज हो तो इंसान अपने कपड़े चेंज करता है। इसी रिस्पॉन्स को हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एनवायरनमेंट को देखकर किस तरह काम करेगी। अब स्ट्रैटेजी को थोड़ा और क्लियर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ब्रॉड लेवल पर होती है। इसका मतलब होता है ऐसी प्लानिंग जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन दे। नोट्स के मुताबिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैपेबिलिटीज और गोल्स को डायनामिक मार्केटिंग एनवायरनमेंट के साथ फिट करती है। गोल्स का मतलब हो सकता है नंबर 1 बनना, ग्रोथ हासिल करना या मार्केट शेयर बढ़ाना। कैपेबिलिटीज का मतलब है रिसोर्सेज या स्किल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे पास क्या चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं। इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कुछ मेन पार्ट्स हैं। पहला एनवायरनमेंट एनालिसिस, दूसरा इंटरनल एनालिसिस, फिर विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स। इन सबको एक चेन की तरह समझो। पहले बाहर का हालात देखते हैं, फिर अंदर की पोजीशन देखते हैं, उसके बाद डायरेक्शन सेट करते हैं, फिर पर्पस डिफाइन करते हैं और आखिर में क्लियर टारगेट्स बनाते हैं। अब एनवायरनमेंट एनालिसिस को सिंपल तरीके से समझते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब है वो सब कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन या मार्केट को सराउंड करता है। एनवायरमेंटल एनालिसिस का मतलब है मार्केट के बाहर वाली चीजों को स्टडी करना ताकि अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस समझ आएं। नोट्स में 3 वर्ड्स आए हैं: एक्टर्स, फैक्टर्स और फोर्सेस। एक्टर्स वो लोग या ग्रुप्स हो सकते हैं जो बिजनेस के साथ डायरेक्टली डील करते हैं, जैसे सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। फैक्टर्स में पब्लिक जैसी चीजें आ सकती हैं। फोर्सेस से मुराद बड़ी बाहरी ताकतें होती हैं, जैसे इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फोर्सेस। इन चीजों को समझने के लिए एक कॉमन टूल पेस्टेल है। पेस्टेल में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स को देखा जाता है। सिंपल वर्ड्स में ऑर्गेनाइजेशन ये चेक करती है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं, इकोनॉमी कैसी चल रही है, लोगों की सोशल हैबिट्स क्या हैं, टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज क्या हैं और लॉ क्या कहता है। जब ये एनालिसिस होती है तो ऑर्गेनाइजेशन को बाहर की दुनिया से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस नजर आने लगते हैं। यानी इन्वायरमेंट एनालिसिस हमें बताता है कि बाहर क्या हो रहा है जो हमारी बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। बाहर देखने के बाद अब अंदर देखना जरूरी होता है। इसी को इंटरनल एनालिसिस कहते हैं। इंटरनल एनालिसिस का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाली चीजों को स्टडी करना ताकि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझ आएं। यहाँ एक्टर्स, फैक्टर्स और फोर्सेस का मतलब अंदर की चीजें हैं, जैसे रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, लोकेशन और ब्रांड। अगर इनमें से कोई चीज ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग बनाती है तो वो स्ट्रेंथ है, और अगर कोई चीज काम को वीक करे तो वो वीकनेस है। नोट्स के मुताबिक इंटरनल एनालिसिस के लिए कई टूल्स होते हैं, लेकिन इस कोर्स में हम पोर्टफोलियो एनालिसिस पर फोकस करते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का बास्केट। सोचो, एक कंपनी सिर्फ एक आइटम नहीं बल्कि कई आइटम्स ऑफर करती है। इन सब का ग्रुप उसका पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो एनालिसिस में मैनेजमेंट ये इवैल्यूएट करती है कि कौन से प्रोडक्ट स्ट्रांग है और कौन से वीक। ये काम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर प्रोडक्ट एक जैसा परफॉर्म नहीं करता। कोई प्रोडक्ट कंपनी को स्ट्रांग बना रहा होता है और कोई प्रोडक्ट ज्यादा सपोर्ट मांग रहा होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन को बाहर और अंदर दोनों की समझ आ जाए तो फिर उसे अपनी डायरेक्शन क्लियर करनी होती है। इस डायरेक्शन का पहला हिस्सा है विजन। विजन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या बनना चाहती है। सिंपल वर्ड्स में विजन एक बड़ा फ्यूचर पिक्चर होता है। ये बताता है कि हम दूर जाकर किस पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं। जब विजन क्लियर होती है तो ऑर्गेनाइजेशन इधर उधर कंफ्यूज नहीं होती। विजन के बाद मिशन आता है। मिशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, यानी वो लार्जर एनवायरनमेंट में क्या अचीव करना चाहती है और किस बिजनेस में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट्स में दी गई है,
मिशन को प्रोडक्ट्स के हवाले से नहीं, कस्टमर्स की नीड के हवाले से सोचना चाहिए। यानी हम ये ना कहें कि हम मोबाइल फोन बेचते हैं, बेहतर ये समझना है कि हम कम्युनिकेशन का सल्यूशन दे रहे हैं। मिशन के बाद ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स वो स्पेसिफिक चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन हासिल करना चाहती है, जैसे मार्केट शेयर बढ़ाना, नए आउटलेट्स खोलना या कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करना। सिंपल बात यह है कि विजन डायरेक्शन देती है, मिशन पर्पस बताती है और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर टारगेट्स देती हैं। अब बिजनेस पोर्टफोलियो को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। बिजनेस पोर्टफोलियो का मतलब है वो तमाम बिजनेसेस और प्रोडक्ट्स जो मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। अगर एक कंपनी हैंड सोप, डिटर्जेंट, टी वाइटनर और दूसरी हाउसहोल्ड आइटम्स बनाती है तो ये सब उसका पोर्टफोलियो है। लेकिन कभी-कभी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स या बिजनेस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनके लिए सेपरेट प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। इसी को स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट या एसबीयू कहते हैं। एसबीयू वो यूनिट होती है जिसके अपने मिशन और अपने ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस का एक फेमस टूल बीसीजी मैट्रिक्स है। इसमें दो चीजें देखी जाती हैं, रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट। रिलेटिव मार्केट शेयर का मतलब है मार्केट में प्रोडक्ट की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है। मार्केट ग्रोथ रेट का मतलब है मार्केट कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। इस मॉडल में देखो कि प्रोडक्ट्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ऊपर लेफ्ट साइड पर स्टार है, जहां मार्केट ग्रोथ भी हाई होती है और मार्केट शेयर भी हाई होता है। ऊपर राइट साइड पर क्वेश्चन मार्क है, जहां ग्रोथ हाई होती है लेकिन मार्केट शेयर लो होता है। नीचे लेफ्ट साइड पर कैश काउ है, जहां ग्रोथ लो होती है लेकिन मार्केट शेयर हाई होता है। नीचे राइट साइड पर डॉग है, जहां ग्रोथ भी लो होती है और मार्केट शेयर भी लो होता है। इसका सिंपल टेकअवे ये है कि कंपनी को अपने पोर्टफोलियो का बैलेंस समझना चाहिए ताकि चेंजिंग एनवायरनमेंट को हैंडल कर सके। अब सवाल ये होता है कि कंपनी ग्रो कैसे करे। इसके लिए नोट्स में प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड दी गई है। ये टूल कंपनी को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इस फ्रेमवर्क में 2 बेसिक चीजें देखी जाती हैं। एक साइड पर प्रोडक्ट्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं और न्यू भी। दूसरी साइड पर मार्केट्स होती हैं जो एग्जिस्टिंग भी हो सकती हैं और न्यू भी। इन दोनों को मिलाकर 4 ग्रोथ ऑप्शंस बनते हैं। इस टेबल में कंपेयर करो कि कंपनी के पास ग्रोथ के 4 रास्ते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को एग्जिस्टिंग मार्केट्स में बेचना मार्केट पेनिट्रेशन कहलाता है, जहां आमतौर पर ज्यादा प्रमोशन की जरूरत होती है। न्यू प्रोडक्ट्स को एग्जिस्टिंग मार्केट्स में लाना प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को न्यू मार्केट्स में ले जाना मार्केट डेवलपमेंट होता है, जैसे सेम प्रोडक्ट को नई जियोग्राफिकल एरिया में ले जाना। और न्यू प्रोडक्ट्स को न्यू मार्केट्स में ले जाना डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। सिंपल बात यह है कि कंपनी को देखना होता है कि वो पुरानी चीज को पुरानी जगह पर मजबूत करें, नई चीज बनाएं, नई मार्केट में जाएं या दोनों नई डायरेक्शन ले। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं और वो है वैल्यू। नोट्स के मुताबिक जो चीज कंपनी कस्टमर को देती है और जो चीज रिटर्न में हासिल करती है, दोनों वैल्यू से रिलेटेड हैं। प्रोडक्ट या सर्विस किसी नीड का रिजल्ट होती है। वैल्यू चेन का मतलब है डिपार्टमेंट्स की एक चेन जो वैल्यू प्रोड्यूस करती है। इसमें डिजाइन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिलीवरी और सपोर्ट सर्विसेज जैसी एक्टिविटीज शामिल होती हैं। सोचो, एक प्रोडक्ट सिर्फ फैक्ट्री में बनकर कंप्लीट नहीं होता। पहले डिजाइन होती है, फिर बनाया जाता है, फिर मार्केट किया जाता है, फिर कस्टमर तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद सपोर्ट भी दी जाती है। ये सब मिलकर वैल्यू चेन बनते हैं। इससे आगे वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क आता है। इसमें कंपनी, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स मिलकर काम करते हैं। सप्लायर्स कंपनी को वैल्यू देते हैं, कंपनी आगे डिस्ट्रीब्यूटर तक वैल्यू पहुंचाती है और डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर तक। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस चेन का एक हिस्सा भी ठीक से काम ना करे तो कंपनी कस्टमर को प्रॉपर वैल्यू नहीं दे सकती। अब मार्केट को समझने का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। एक ही मार्केट में हर इंसान एक जैसा नहीं होता, इसीलिए कंपनी पूरी मार्केट को डिवाइड करती है। इस प्रोसेस को मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है बायर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स और नीड्स के हिसाब से। ये डिवीजन जेंडर, लोकेशन, एज और दूसरे फैक्टर्स की बुनियाद पर हो सकती है। सिंपल वर्ड्स में, जिन लोगों की नीड्स मिलती जुलती होती हैं, उनको एक सेगमेंट में रखा जाता है। सेगमेंटेशन के बाद टारगेटिंग का स्टेप आता है। हर सेगमेंट को टारगेट करना कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए कंपनी हर सेगमेंट की अट्रैक्टिवनेस को इवैल्यूएट करती है और फिर ये डिसाइड करती है कि किस सेगमेंट में एंटर करना है। उसके बाद पोजीशनिंग होती है। पोजीशनिंग का मतलब है टारगेट कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट के लिए एक यूनिक जगह बनाना,
जैसे नोट्स में एग्जाम्पल दिया गया है कि कुछ टूथपेस्ट कैविटी प्रोटेक्शन के लिए मशहूर होते हैं और कुछ व्हाइटनिंग के लिए, यानी प्रोडक्ट को एक खास पहचान दी जाती है। यही पोजिशनिंग है। जब सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर मार्केटिंग मिक्स डेवलप किया जाता है। मार्केटिंग मिक्स उन टूल्स का कॉम्बिनेशन है जो कंपनी कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज करती है। इन टूल्स को 4 P's कहते हैं। पहला P है प्रोडक्ट। इसमें क्वालिटी, डिजाइन और पैकेजिंग जैसी बातें आती हैं, यानी कस्टमर को जो चीज मिल रही है उसकी शेप, स्टैंडर्ड और प्रेजेंटेशन कैसी है। दूसरा P है प्राइस। इसमें लिस्टेड प्राइस, डिस्काउंट्स और पेमेंट मेथड्स शामिल होते हैं, यानी कस्टमर को कितना पे करना है और किस कंडीशन पर पे करना है। तीसरा P है प्रमोशन। इसमें एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशंस आते हैं। सिंपल बात यह है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कैसे बताती है और उन्हें कैसे परसुएट करती है। चौथा P है प्लेस। इसमें चैनल्स, लोकेशंस, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स आते हैं, यानी प्रोडक्ट कस्टमर तक किस रास्ते और किस सिस्टम से पहुंचता है। इन चारों को मिलाकर कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकल शेप देती है। अब लेक्चर के लास्ट मेजर कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। नोट्स के मुताबिक कस्टमर मार्केटिंग एक्टिविटीज का कोर होता है, यानी पूरी स्ट्रैटेजी का सेंटर कस्टमर है। एक सिंपल डिफरेंस भी याद रखना यूजफुल है। कस्टमर वो होता है जो चीज खरीदता है और कंज्यूमर वो होता है जो उस चीज को यूज करता है। कभी कभी दोनों सेम होते हैं और कभी डिफरेंट। अब मार्केटिंग ROI समझो। ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सिंपल वर्ड्स में कंपनी मार्केटिंग पर पैसे खर्च करती है और फिर देखना चाहती है कि इस खर्च के बदले में उसे कितना रिटर्न मिला। नोट्स के मुताबिक जनरल आइडिया ये है कि नेट रिटर्न को मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से रिलेट करके देखा जाता है। आखिर में स्वॉट एनालिसिस आता है, जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में हेल्प करता है। स्वॉट में S से स्ट्रेंथ्स, W से वीकनेसेस, O से अपॉर्चुनिटीज और T से थ्रेट्स मुराद हैं। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इंटरनल होती हैं, यानी कंपनी के अंदर की बातें। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एक्सटर्नल होती हैं, यानी बाहर के इन्वायरमेंट से आने वाली चीजें। सिंपल वर्ड्स में स्वॉट कंपनी को ये समझाता है कि हम किस चीज में स्ट्रांग हैं, किस जगह वीक हैं, बाहर क्या चांस मिला हुआ है और बाहर से कौन सा रिस्क आ सकता है। इसी समझ की बुनियाद पर बेटर स्ट्रैटेजी बनती है। तो आज हमने देखा कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी असल में ऑर्गेनाइजेशन का अपने एनवायरनमेंट को दिया गया रिस्पॉन्स होता है। हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के पार्ट समझे, एनवायरमेंटल एनालिसिस और पेस्टल देखा, इंटरनल एनालिसिस और पोर्टफोलियो एनालिसिस समझी, फिर विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, SBU, BCG मैट्रिक्स, ग्रोथ ग्रिड, वैल्यू चेन, वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, मार्केटिंग मिक्स, ROI और स्वॉट कवर किया। याद रखने की सबसे सिंपल बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन पहले एनवायरनमेंट को समझती है, फिर अपनी इंटरनल पोजीशन देखती है, फिर क्लियर डायरेक्शन सेट करती है और उसके बाद कस्टमर के लिए सही वैल्यू क्रिएट करके डिलीवर करती है। इसी से इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनती है। इसी के